और आज की वीडियो में मैं आपके साथ 2018 जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था उस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं, जहां पे ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर में आया था, जो कुछ इस सेगमेंट में था। व्हाट डिड द रेबल्स वांट? जो विद्रोही थे वो क्या चाहते थे। हाफ सेगमेंट आपका ये था और हाफ सेगमेंट था टू व्हाट एक्सटेंट डिड द विज़न ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स डिफ़र। और जो उस समय सामाजिक समूह थे उन सब के अलग अलग विज़न क्या थे, उद्देश्य क्या थे इस विद्रोह को लेकर। ये क्वेश्चन मैं आपके 2018 के बोर्ड के एग्ज़ाम में आया था। ऑलरेडी इस चैप्टर से रिलेटेड मैं 5 वीडियो अभी तक डाल चुका हूँ, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जब हम डिस्कस करते हैं व्हाट रेबल्स वांट, तो सबसे पहला जो रीज़न था वो ये था, द रेबल्स वांटेड टू अपरूट द रूल्स ऑफ द इंग्लिश। रेबल्स का सबसे पहला आइडिया यही था, जो मेन फिलॉसफी था, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका जो शासन है वो यहाँ से उखाड़ फेंका जाए। दे वांटेड द रूलर, नवाब, तालुकदार एंड जमींदार शुड नॉट बी द अपरूटेड। द स्टेट ऑफ द प्रिंसली रूलर शुड नॉट बी एनेक्स्ड टू द कंपनी एम्पायर। उस समय जो किसान थे, जो लोग थे, उनकी जो जान थी वो तालुकदार, ज़मींदार और राजाओं पे डिपेंडेबल थी। ऐसे में नवाबों को एनेक्सेशन के द्वारा ख़त्म किया गया, वहीं पे परमानेंट सेटलमेंट से ज़मींदार को ख़त्म किया और समरी सेटलमेंट के द्वारा तालुकदार को हटा दिया गया। तो जितने भी यहाँ पे रिबेलियन थे वो यही चाहते थे, ये जो नई नई फ़िलॉसफी इंडिया में आ रही है उन सबको ख़त्म किया जाए और जितने भी यहाँ के नवाब, तालुकदार, ज़मींदार हैं उनको पूरा आज़ादी दे दी जाए। द रेबल्स वांटेड यूनिटी अमंग द हिंदूज़ एंड मुस्लिम। और उस समय रेबल्स ये चाह रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो एकता है वो कंटिन्यू मेंटेन रहे, किसी भी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी उस यूनिटी को ब्रेक ना करे। द रेबल्स डिसलाइक क्या था? उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रेबल्स जो इंडियंस थे, चाहे इसमें हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनके सोशल ट्रेडिशन को जानबूझ के हट किया जा रहा था, चाहे मिशनरी के द्वारा हो या फिर आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो। उस समय रंग के आधार पर भेदभाव करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था आपके रेबल्स को। और अब हम बात करते हैं द विज़न ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप। जब सोशल ग्रुप की बात की जाए तो उसमें ज़मींदार सबसे पहले आते हैं, जिनको उस समय चाहे आपका परमानेंट सेटलमेंट हो या फिर कोई इकोनॉमिक पॉलिसी हो, उनसे ज़बरदस्ती टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाता था और अगर वो टैक्स पेड नहीं कर पाते थे तो उनकी लैंड को ऑक्शन पे डाल दिया जाता था। ऐसे में ज़मीन के मालिक होने के बावजूद वो लोग बेसिकली लीज पे लैंड लेने लग गए थे। इसका मतलब अब वो डिपेंडेबल हो गए थे ब्रिटिश कंपनी के। अगर वो टैक्स पे करेंगे तो उनकी ज़मीन मेंटेन रहेगी, अगर वो टैक्स पे नहीं कर पाते तो उनकी ज़मीन को बेच दिया जाएगा। और ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपको कॉलोनियलिज्म के बारे में दे रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है कि कैसे ज़मींदारों की ज़मीन को बेचा गया। नेक्स्ट पॉइंट था आपका मर्चेंट्स। द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डिड नॉट लाइक ब्रिटिश गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर द ट्रेड, particularly all the fine and the valuables merchandise such as the indigo, clothes and other articles of shipping। क्या था उस समय? मोनोपोली मार्केट शुरू हो चुकी थी, विशेष अधिकार था मार्केट में, जहाँ पे हमारे देश में ज़बरदस्ती ब्रिटिश कंपनी के द्वारा इंडिगो और कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करवाया जा रहा था। वहीं हमारे जो हैंडमेड्स प्रोडक्ट थे
उनको यहाँ से ख़त्म किया जा रहा था। ऐसे में ना तो हमारे जो मर्चेंट्स के पास पैसे बचे थे और ना वो कंपटीशन कर सकते थे बाहर के गुड्स के सामने। एंड एट दी एंड हमारा जो पूरा इकोनॉमिक था वो क्राइसिस में आ चुका था। और अब हम बात करते हैं पब्लिक सर्वेंट के बारे में। बेसिकली जितने डिसएग्री ज़मींदार, रूलर और पीजेंट से, उतने ही डिसएग्री ये लोग भी थे, क्योंकि ये वो लोगों में से थे जो सिविल्स जॉब भी कर रहे थे, मिलिट्री सर्विस भी दे रहे थे, लेकिन हमेशा इनको सी और डी की पोस्ट अवेलेबल करवाई जाती थी। साथ में इन लोगों की जो सैलरी थी वो बाकी सोल्जर से बहुत कम थी जो ब्रिटिश कंपनी में काम कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, इतनी मेहनत करने के बावजूद दे डोंट हैव देयर एनी डिग्निटी, इनकी कोई सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट नहीं की जा रही थी। सो दैट वाज द बिग रीज़न कि पब्लिक सर्वेंट को लगा कि अब जो रिवॉल्ट हुआ है हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि जो उनकी रिस्पेक्ट है उनको वापस मिल सके। और इस सोशल ग्रुप में जो आपका लास्ट ग्रुप था वो था आपका आर्टिसन। Artisan, it is evident that the European, by the introduction of English articles into India, have through the weavers, the cotton dressers, the carpenters, the blacksmith and the shoemakers, etc. out of employ. जब ब्रिटिश कंपनी ने भारत में रूल करना शुरू करा तो उस समय जो कारपेंटर थे, वेवर्स थे, आपके ब्लैक स्मिथ थे और शू मेकर्स, उन सबको जॉब से निकाल दिया गया। जबकि इन अदर हैंड अगर हम बात करें बादशाही गवर्नमेंट के टाइम पे, तो ये देखा था कि दे वर परमानेंट वर्कर। उस समय ये परमानेंट वर्कर थे, इनको वेजिस मिलती थी। और कुछ ऐसे भी कारपेंटर थे जिनको राजा लोग सैलरी देते थे। तो ऐसे में दे वर डिसएग्री विद द ब्रिटिश पॉलिसी एंड दे वर फीलिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑन दैट टाइम, कि उनको उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लूटा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने मुझे अपना टाइम दिया। गुड बाय एंड टेक केयर।